हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं पिछले 45-46 दिन से, है कि नहीं? और पॉलिटी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, पूरा कंप्लीट। आज है डेट 13 अक्टूबर, दिन सोमवार, जिसमें से हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का पहला पार्ट कल ख़त्म कर चुके हैं, जो वीडियो डला जा चुका है। और ये दूसरा पार्ट आज है हमारा, जिसमें 41 क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 91 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें से आज 41 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग जान रहे हैं। पॉलिटी का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे अपलोडेड है। इकोनॉमी भी पूरा, और कितना दिन चलेगा? 19 तारीख तक और चलेगा। उसके बाद पॉलिटी भी खत्म होने को है, क्योंकि और दो मेन सेक्टर्स बच जाएंगे अपना। एक एक्सटर्नल सेक्टर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा जो एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन है, 246 क्वेश्चन है, उनको भी 60-60 के हिस्सों में हमने बांटा है। तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का इकोनॉमी का अगर बात करें तो डे 13 होगा। आज इकोनॉमी का डे 13 है कि नहीं? सारा कंप्लीट हो चुका है। ये सीट भी डला चुका है ये टेलीग्राम में। और क्या है कि हम जब जैसे पॉलिटी का कंप्लीट हुआ, तो हम जो है, एक तो हम जो लिख रहे हैं वो वो सीट जाता है डायरेक्टली। और एक जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर, जिसमें किसी भी तरीके का एनोटेशन नहीं होता है, वो भी डालते हैं, तो कंप्लीट होने के बाद वो जाता है। पॉलिटी का वो डला चुका है, आप खुद से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। और ये इकोनॉमी जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम सारा क्वेश्चन इसका भी डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। कल 50 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 51 क्वेश्चन। ठीक है। इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड, इंडिया में सर्विस सेक्टर में अगर देखें तो कौन कौन सा चीज़ें यहाँ में से में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, कल ही क्वेश्चन देखे थे माइनिंग एंड क्वेरिंग का, तो ये तो भैया प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, तो वन जहाँ जहाँ है खत्म कर दो। ये खत्म हो गया, वन जहाँ जहाँ है कि नहीं? उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये आएगा तुम्हारा ये में क्या बोलते हैं इसको, जो सर्विस सेक्टर है उसमें आ जाएगा। लेकिन जो फॉरेस्ट्री और फिशिंग है, ये भी तो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है कि नहीं? तो 4 जहाँ है उसको भी कट दो। अब बच गया 3 होटल्स। तो ये दोनों जो है अपना सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होता है। तो क्या होगा ऑप्शन? सर हमारे पास ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन। ओके, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज कंसर्न विथ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है क्या? तो सबसे पहले यूनिवर्सल जो ऑब्लिगेशन फंड है, सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको समझ लो कि भाई ये क्या है, एक एडजस्टमेंट है। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। किसके एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी? तो टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड। ठीक है, इसको 2002 में बनाया गया था, किसके अंदर? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, या टेलीकम्युनिकेशन कह सकते हो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये एक नॉन लैप्सेबल फंड था। ठीक है, नॉन लैप्सेबल फंड क्या कहने का मतलब है कि नॉन लैप्सेबल कहने का मतलब है कि जो पैसा इसको एलोकेट किया गया है, अगर ये पैसा खत्म नहीं होता है तो ये लैप्स नहीं करेगा, अगले साल फिर से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ था। तो ये किससे, ये जो फंड है किससे कंसर्न रखता है, तो ये बताओ। तो एक एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द टेलीकॉम या टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी, कुछ भी कह लो। तो ये जो है इसके लिए सही आंसर है। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अ गोल्डन हैंडशेक? ठीक है, इनमें से हम किसे कहेंगे गोल्डन हैंडशेक? तब जो टर्म है ना गोल्डन हैंडशेक, ठीक है, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो आप सर्विस कर रहा है, ठीक है, सर्विस करते करते क्या हुआ, उसको अर्ली रिटायरमेंट लेना हो गया, ठीक है, या किसी कारण बस वो पहले ही जॉब से निकल रहा है, ठीक है, या खुद से निकल रहा है या खुद से निकाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसके जो बिहेवियर्स थे, उसका जो काम था, वो बहुत अच्छा काम करके गया है, ठीक है, अपने जहाँ पर भी काम कर रहा था वो, ठीक है। तो वहाँ जब बहुत अच्छा काम करके गया है, तो उसका जो भी जॉब में आ रहा था, उसी के साथ कुछ एग्रीमेंट हो गया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है? ठीक है? कि वहाँ पर क्या होगा कि एंड में जब हम रिटायर कर रहे होंगे, तो वहाँ हमको कुछ पैसा मिलना चाहिए, मनी मिलना चाहिए, ठीक है? रिटायरमेंट के टाइम में, चाहे हम वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो, ठीक है? तो उनमें से। तो
ये जो है गोल्डन हैंडशेक ये रिलेशन रखता है वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम से। और वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम है क्या? तो यही है एक तरीके का गोल्डन हैंडशेक, ठीक है, जो क्या करता है एम्प्लॉइज को, ठीक है, एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, जो वॉलंटरली रिटायर ले रहे हैं जॉब से, उनका नॉर्मल रिटायरमेंट एज हमें मालूम है 65 है, ठीक है, या 60 है, लेकिन वो पहले ही अगर रिटायर ले रहे हैं, लेकिन उनका जो है सब कुछ बहुत अच्छा था, उनका सर्विस था, उनका अच्छा मतलब अच्छे से सर्विस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो गोल्डन हैंडशेक है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से रिलेशन रखता है, ठीक है सर। आगे मैच करना है, ये दो लिस्ट है, ठीक है, इधर ए है, ठीक है, इधर इंडस्ट्रीज है और इधर प्रोडक्शन सेंटर्स है, ठीक है। अब जूट प्रोडक्ट, जूट प्रोडक्ट हम लोग सब जानते हैं कि ये किधर तुमको मिलेगा भाई, वेस्ट बंगाल की तरफ ज़्यादातर मिलेगा, है कि नहीं। तो जूट प्रोडक्ट यहाँ वेस्ट बंगाल कहीं दिखा नहीं है, लेकिन तित्तीगढ़ा ये जो है वेस्ट बंगाल का एक जगह का नाम है, ठीक है, टॉन है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉन है, ठीक है। तो ए का 4 कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, बाकी ये दोनों को हटा दो, ठीक है, बाकी दोनों को हटा दो। अब देखो सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल जो है बैंगलोर का है भाई। तो बैंगलोर कहाँ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, ये कर्नाटका का है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। लार्जली अगर बात करें तो यहाँ वीविंग से लेकर के काम होता है, साड़ी का या कोई भी फैब्रिक गारमेंट्स का, ये सारे चीज़ों का काम होता है, ठीक है। तो बी का 3, बी का 3, बी का 3 यहाँ दिख रहा है और ये भी खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर सी है। अब सी का 2, सी का 2 और वुलन कारपेट का ए, वुलन डी का 1 मतलब कि बदौली और एक लुधियाना। तो लुधियाना कहाँ मिलेगा भाई, पंजाब में मिलेगा, वुलन हॉस्टरी इंडस्ट्री है, बहुत सारे नंबर्स में वहाँ पर सूट्स बुने जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सॉक्स कैप्स ये सब कुछ बनाए जाते हैं वहाँ पर ही। और बदौली क्या है, एक उत्तर प्रदेश का ये सिटी है, ठीक है, टाउन है, जहाँ पर वुलन कारपेट इंडस्ट्रीज ये सब कुछ किया जाता है, ठीक है। कारपेट पर मैं मिर्जापुर वाला नहीं देखे हो भाई, है कि नहीं। एक एजर्सन है, रीजन है, कोस्टल कोस्टल गुजरात हैज़ बीन कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप। जो कोस्टल गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, ठीक है, इधर वाला इसको कह रहा है क्या कि ये एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है। क्यों? क्योंकि इट इज़ डॉटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स। बिल्कुल बात सही है भाई कि कोस्टल गुजरात जो है भाई इंडस्ट्रियल वर्कशॉप ही है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का कंसंट्रेशन है वही सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही है। रीज़न क्या है कि भाई ठीक है गुजरात, सही बात, ये जो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेक्सटाइल गारमेंट्स का, वो हब है वहाँ पर, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल हब हम कह सकते हैं। डाइवर्स रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर, जैसे कि गारमेंट से लेकर के हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं। तो रीजन भी सही है और एजर्सन भी सही है, मतलब कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ द लेबर इन द मैनेजमेंट मीन्स। अगर मैनेजमेंट में लेबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई पार्टिसिपेशन इन अ शेयर में पार्टिसिपेशन होगी, या पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिसी डिसीजन, या डिविडेंड में, या फिर पार्टिसिपेशन इन अ प्रोडक्शन में होगा तो भाई खरीद लेगा ना, मतलब कि आधा आधा 50-50 कर ले। पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिसी डिसीजन, अगर लेबर मैनेजमेंट जो है कह रहा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, किसका, लेबर का पार्टिसिपेशन हो रहा है मैनेजमेंट में, तो उसका मतलब यही हो रहा है कि भाई पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेबर लोग जो है, अब हम कुछ डिसीजन लेना है, कुछ बनाना है, तो उसमें लेबर लोग भी उनसे पूछ रहे हैं हम, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव तरीके से चल सके, ठीक है। और ये दिखाता है, ये जो कंसेप्ट है लेबर पार्टिसिपेशन का, वो एम्फेसाइज करता है कि हम क्या कर रहे हैं, वर्कर को एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो उनके वर्क प्लेस में अगर कोई काम है किसी भी तरीके का, वेज हो गया, ठीक है, कंडीशन से रिलेटेड कुछ हो गया, वेज बढ़ाना घटाना है, क्या करना है, ये सब से हम उससे पॉलिसी बनाने में उससे डिसीजन ले रहे हैं, है कि नहीं। तो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना, ठीक है। 56, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बीन मेड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, ठीक है, पहली बार कह रहा है कि ठीक है, कौन से स्टेट में पहली बार, कौन से स्टेट में इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन हैड बीन मेड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पीपीसी मॉडल में कौन सा बना था। तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जो है अगर देखें किसके किसके बीच में, तो गांधी धाम और तुनका या तूना तेकरा जो पॉइंट पोर्ट है गुजरात में, इन दोनों के बीच में पहली लाइन जो बनी थी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के अंदर में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्सली डिफाइन द माइक्रो इंटरप्राइजेस इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो माइक्रो इंटरप्राइजेस डिफाइन करता है? देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड द मशीनरीज इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़, यहाँ स्टेटमेंट सही है ये 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि 2025-26 बजट में ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट है और जो टर्नओवर है उसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले जो था क्या था, 1 करोड़, लेकिन जो मतलब कि माइक्रो इंटरप्राइजेस में आप 1 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन 2025 में जब रिवाइज किया गया है तो 2.5 करोड़ कर दिया है। और सेम कि टर्नओवर जो है पहले 5 करोड़ था, रिवाइज करके उसको 10 करोड़ बना दिया है। उसी तरीके से स्मॉल इंटरप्राइजेस में 10 करोड़ पहले था तो उसको बना दिया कितना, 25 करोड़। पहले था 50 करोड़ से उसको 100 करोड़ कर दिया। ये क्वेश्चन कल भी था ना, कल था ना ये क्वेश्चन भी, इसलिए हम आज लेकर के आए इसको कि नहीं हम दे ही देते हैं इस चीज़ को। तो मीडियम इंटरप्राइजेस 50 करोड़, ठीक है, उसको बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया, 125, और 250 करोड़ जो है उसको करके 500, ठीक है। हम कह रहे थे ना कल की कुछ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, हो गया, ठीक है। इधर यहाँ 2 से कर दिया, नहीं 2 से नहीं, यहाँ भी क्या होता है 4, ठीक है। और ये जो है 10, 10 यहाँ से करो 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करो यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। और इधर 4, 5 गुना 4, ठीक है, 25 चौका 100, 125 गुना 500, इधर इधर इधर, ठीक है। इस तरीके से चलो। Which of the following infrastructure sector in India is related with the भारत माला प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा जो है भारत माला प्रोजेक्ट से लिंक रखता है, ये बताओ भाई, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, सी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रखता है, ठीक है। भारत माला प्रोजेक्ट जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रखता है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, ठीक है, फंड किया जा रहा था रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, किसके जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। और डेवलपमेंट की बात करता है 2600 नहीं 26,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, जो अलोंग चलेगा किसके, गोल्डन ट्राइंगल से या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है रास्ता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इस रेंज में, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीज द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन to measure the industrial performance in the India? Which of the following agencies release the index of industrial production, IIP, ठीक है, टू मेजर द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया? कौन निकालता है भाई ये बताओ? तो ये निकालने वाले हैं अपने सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, CSO, ठीक है। इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेट करता है कि वो कैसा अपना इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट और पब्लिश भी किसके जरिए किया जाता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हर एक मंथ किया जाता है, ठीक है। ओके, which one of the following industrial economic corridor of India is being developed in collaboration with the Japan? इनमें से क्या है, ठीक है, कौन सा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो जापान के कोलेब्रेशन से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है दिल्ली बॉम्बे, ठीक है, दिल्ली बॉम्बे, हाँ दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे बोलो, हाँ दिल्ली बॉम्बे जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया और जापान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, ताकि डेवलप किया जा सके दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। ये कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था, ठीक है, जो कनेक्ट करता है 2 सिटीज़ को और 6 और 6 स्टेट्स को, ठीक है। चाइना, चाइना भी अगर ये अलग है, ठीक है, ये मेन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू? छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा इंडस्ट्रियल टाउन लोकेटेड है, तो भैया वो रांची है। रांची छोटा नागपुर के मेन सेंटर में आता है। रांची एक इंडस्ट्रियल टाउन है जो रांची प्लेट्यू के अंदर में आता है, और मेन सेंटर में हम कह सकते हैं कि वो छोटा नागपुर के मेन सेंटर में अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी करेक्ट इसलिए नहीं है कि जो भिलाई है, ये भिलाई है, वो छत्तीसगढ़ में हम लोगों को देखने के मिलता है, ठीक है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़, और जो दुर्गापुर है, दुर्गापुर ये अपने को वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलता है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के पार्ट नहीं है, ठीक है। और आसनसोल जो है, ये जो है अपना छोटा नाग कह रहा है इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, लेकिन ये कहाँ पर, ये तुमको देखने के लिए मिलेगा दामोदर रिवर वैलीज में, ईस्टर्न तरफ में मिल जाएगा। और ये क्या है, आसनसोल लार्जेस्ट कोल माइन
ठीक है, लार्जेस्ट कोल माइन। आगे बढ़ते हैं। Why the companies go for the business process re-engineering with the help of the technology? कोई कोई कंपनीज जो है क्यों जो है अपने बिजनेस प्रोसेस में फिर से वो जाते हैं री इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से उस बिजनेस को क्यों अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर क्यों करते हैं, ये चीज़ बताओ। ठीक है, ओके। तो ये पूछ रहा है कस्टमर डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर कंटिन्यूसली इंक्रीज। बिल्कुल, कस्टमर का डिमांड जो है और एक्सपेक्टेशन उम्मीदें जो है किसी भी बिजनेस कंपनी से वो बढ़ती जाती हैं, तो इसके लिए करता है। ठीक है, इट बीइंग द लेवरेज टू द प्रोवाइड कम्पिटिटिव। ठीक है, इट बीइंग टू लेवरेज टू प्रोवाइड कम्पिटिटिव एज इन द प्रोडक्ट एंड द सर्विस एट द लोअर कॉस्ट। बिल्कुल, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ताकि जो है दूसरे जो हमारे कंपटीटर हैं उनसे हम आगे निकल सके, इसलिए भी करते हैं। द पीस ऑफ द चेंज ऑफ द एक्सेलरेटेड विद द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पेस जो है पेस ऑफ द चेंज, ठीक है, क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस लिबरलाइजेशन इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, तो उसके साथ हम एक पेस बनाने के लिए भी हम ये चीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि हम उस पेस के साथ बने रहें। ठीक है, तो भाई सारे का सारा आंसर इसमें सही होगा कि डी मारो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल इंडिया खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज सेट अप। ऑल इंडिया खादी ऑल इंडिया खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज सेटअप ड्यूरिंग, कब हुआ था? तो भैया ये हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के आसपास में हुआ था। ठीक है, कि ऑल इंडिया खादी जो विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड था, इसको जनवरी 1953 में सेटअप किया गया। ठीक है, तो मैं क्या है फर्स्ट वाला था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए किया गया था, और जब सेटअप किया जा रहा है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही होगा, है कि नहीं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको ये किया गया, बात खत्म। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स या नोड्स। ठीक है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, ऐसा 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 चल रहा है ना, तो जो ईस्ट और ये जो वेस्ट है, ठीक है, ये कौन दो नोड्स को कनेक्ट करता है? तो ईस्ट में सबसे ये में हमारा कौन आता है, सो बताओ। ईस्ट में अपने को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर ही आसाम में सिलचर, है कि नहीं, सिलचर। और इधर जो है गुजरात में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, पोरबंदर। तो इन दोनों को कनेक्ट करने की काम करता है। ठीक है, तो सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज पर पर्पस इज, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मेन पर्पस क्या था, ये पूछ रहा है भैया। तो ये झारखंड का क्वेश्चन है, 2016 में झारखंड पीसीएस में पूछा है। तो स्टैंड अप स्कीम जो है वो किसके जरिए लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। कब किया गया था, तो अप्रैल 2016 में, और उसी साल प्रीलिम्स में पूछ लिया यहाँ पर ही झारखंड पीसीएस में। ठीक है, इसका जो प्राइमरी पर्पस था ना कि प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना है, लेकिन जो है ध्यान ये रहे कि कम से कम इसमें एक एससी, एक एसटी और एक वीमेन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो। ठीक है, अब एक एससी, एक एसटी, एक वीमेन, ये कहाँ तर ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, एससी एसटी झारखंड तरफ ही देखने मिलते हैं, ट्राइबल एरियाज है ना भैया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन झारखंड वाले लोग पूछती है। ठीक है, तो क्या है, टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योर अमंग द एससी एसटी वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो यही सही आंसर है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, क्या हुआ उस वक्त, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, बाकी से सब बाहर से जो है वो अलाउ कर दिया, है कि नहीं। लेकिन इसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट, बहुत सारे मुद्दों पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो उनमें से क्रिटिसिज्म में से मैं एक यह कौन सा चीज़ नहीं है जो जिसके बेसिस पे क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, तो इरेक्टिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि अनइवन एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, कि भाई हर जगह एक जैसा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है, 1991 के बाद। ठीक है, थ्रेट फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, इससे भी क्रिटिसाइज करते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं, बाहर लोग आएंगे, बाहर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ओनरशिप ले जाएंगे, तो इस तरीके से एक थ्रेट बनेगा। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, मिसप्लेस्ड फेथ इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मिसप्लेस्ड फेथ इन इन्वेस्टमेंट मतलब कि शक की निगाहों से देखते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अभी भी, क्योंकि अभी देश आज़ाद हुआ था, फॉरेन रूल पहले से था, और फॉरेन ही ब्रिटिश ही तो था जो इतने समय से हम लोग को ये करके रखा, तो थोड़ा सा एक शक की निगाह से देखते ही हैं। लेकिन ये जो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, इससे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में देखे हैं कि भाई ठीक है, हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी राइज हो रहा था, लेकिन उतना तेजी से नहीं हो रहा था, बट हो तो रहा था, तो इससे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक इनमें से नहीं है वो चीज़। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नॉट वन ऑफ द
जिसमें हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके 68 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनमें से कौन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड नहीं है, ये बताओ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनमें से कौन सा चीज इंक्लूड नहीं है? लार्ज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन, ये सब जो है ना सर, ये सब मैन्युफैक्चर में है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज है ये नहीं है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग वाले में क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन ये क्या है, कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शंस नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो है भैया एक नया चीज़ ही बनाता है। क्या करता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं पता, क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, रॉ मटेरियल को सीधा न्यू प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन इसमें तो एक प्रोसेस चेन चलता है ना मैन्युफैक्चरिंग वाले में। तो ई इज द राइट आंसर। फ्रॉम विच सेक्टर द फॉलोइंग लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस इन द कंट्री, कहाँ से जो है लार्जेस्ट, कह रहा है फ्रॉम विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर, यहाँ पर कुछ सेक्टर्स लिखे हैं, कौन सा सेक्टर में लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया जाता है इस कंट्री में, ये बताओ, ठीक है। तो भैया ये अगर देखे तो मिल सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर, पावरलूम सेक्टर, पावरलूम या हॉइसरी या फिर नन ऑफ द सेम, मतलब कि भाई पावरलूम, जो आंसर है ना पावरलूम, पावरलूम सेक्टर जो है वो 85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है कॉटन टेक्सटाइल का इसको रखता है, ठीक है। पावरलूम सेक्टर्स की अगर इसका कंसंट्रेशन देखें, ये कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो भाई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा, गुजरात में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पर ही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर एज पर गवर्नमेंट डाटा हम लोग देखें तो 4.5 पर करोड़ पीपल जो है डायरेक्टली और अनदर 6 करोड़ कर लो थ्रू एलाइड सेक्टर से इसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 60 to 70% वुमेन ज़्यादातर काम कर रही होती हैं, है कि नहीं। लार्जेस्ट यही कहते हैं ई। द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन है? तो भाई कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल था यहाँ, कॉटन टेक्सटाइल मार दो डायरेक्ट ही, और ज़्यादा नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओल्ड और लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया का, ठीक है, बहुत पहले सेंचुरी से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। अगर बात करें सबसे पहला जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, फर्स्ट कॉटन क्लोथ मिल जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, वो 1818 में कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? कोलकाता में देखने के लिए मिलता है। फिर सेकेंड जो हुआ वो केचियन दाबेर 1854 में, केजीएन दाबेर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, 1854 में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस तरीके से फिर 19th एंड 20th सेंचुरी आते आते पूरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ पकड़ता है, ठीक है। इस तरीके से चला। Which one of the following term denotes the input in terms of the tools, machines, buildings, raw materials and money in the hand requirement for any stage of the production? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कुछ जो टूल्स हैं, ठीक है, वो कौन सा टर्म डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ कौन कुछ दिए गए हैं, ठीक है, फॉलोइंग टर्म्स हैं, वो डिनोट क्या कर रहा है कि इनपुट इन टर्म्स ऑफ टूल्स, वो इनपुट कैसा होगा, टूल्स के इनपुट में फॉर्म में होगा, मशीन के फॉर्म में होगा, बिल्डिंग रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा और मनी के फॉर्म में होगा, जिसे हम रिक्वायरमेंट होगा किसी भी स्टेज के प्रोडक्शंस में होगा। तो ये बताओ, तो भैया ये जो होगा ना सर फिजिकल कैपिटल होगा, क्योंकि फिजिकल कैपिटल क्या है? टेंजिबल है, ठीक है। टेंजिबल एसेट और रिसोर्स हम कह सकते हैं जिसका हम लोग प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टूल मशीनरी सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है नहीं। अब बोले बाकी ये फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं होगा? सर फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म फिजिकल कैपिटल एसेट है, जो कि मशीनरीज बनाने में काम करते हैं, और ये हम लोग ईजिली जो है इसका हम लोग कैश में नहीं बदल सकते हैं ईजिली, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी जो फंड है ये क्या होता है कि डे टू डे काम के लिए हम लोग ऑपरेशन के लिए काम करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, यही सब जानते हैं। और ह्यूमन कैपिटल, भाई ह्यूमन कैपिटल तो भाई नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज टू कुछ भी करने का, है कि नहीं। ये हम लोग पहले से पीवाईक्यूज में देखने आए हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी पूछा है, ठीक है। Which one of the following input is required to less quantity in case of the non farming activities? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट है, ठीक है, जिसको बहुत कम मात्रा में हमको ज़रूरत पड़ेगा अगर हम वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? लैंड का पड़ता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी तो लैंड ही बोल दो ना भाई, कि लैंड का जरूरत कम पड़ेगा, क्योंकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमको तो ऑफिस बनाना है, ऑफिस बना करके सर्विस देना है, तो उतना ज़्यादा तो जगेगा नहीं। लेकिन हम लोग अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हम लोगों को बड़ा खेत चाहिए होता है भाई, ठीक है। तो यही चीज़, ठीक है, पे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन इन द इंडियन न्यूज? वो यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होते हैं, क्या है यार, बार बार यहाँ मेरे को यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन इन द इंडियन न्यूज। तो यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहते हैं? तो सर यूनिकॉर्न कंपनी इसको कहते हैं ना, कोई नया कंपनी आया है, स्टार्टअप किया है और वो अपना वैल्यूएशन जो है तुरंत से ही बहुत ज़्यादा रेपिडली, आराम से, तुरंत रेपिडली जिसको कह रहे हैं, वैल्यूएशन अपना कर लिया है करीबन 1 बिलियन के ऊपर। ठीक है, तो उसे ही हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। ठीक है, रेयर केस में ही ये सब देखने के लिए मिलता है। तो एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद द वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन, तो ये इसी को कह सकते हैं। ठीक है, आर 50 जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से रिपीट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया है, हम लोग कल बात किए थे, कौन नहीं है उसमें से, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो भैया रबर प्रोडक्ट जो था वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आता था, बाकी सारे 8 कोर इंडस्ट्रीज में है। माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई को ध्यान में रखो और उनके से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये चीज़ें बताओ। ठीक है, MSME compromises the dynamic sector of the Indian economy, providing the large employment opportunity। बिल्कुल MSME जो large employment opportunity provide करता है सारे कोई को भाई, वो अपने से जो 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 इंसान को करना है वो कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये एबिलिटी ही जनरेट कर देता है एम्प्लॉयमेंट का कि भाई लेबर इंटेंसिव चीज़ें करना चाहो तो वो करो, डिसेंट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जॉब क्रिएशन करना है अपने से करना है कर दो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में जाना है उसमें चले जाओ, सर्विस सेक्टर में जाना चाहे जो करना है करो। ठीक है, MSME रिक्वायर द लो कैपिटल कॉस्ट हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड रीजन। बिल्कुल इसी रीजन में, तो इसी के लिए तो MSME मोर फोकसली अगर कहें तो हमको लाया भी गया था, कभी यही सही है। MSME कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कौन होता है? लोअर क्लास में ही वाले होता है ना, तो उन्हीं लोगों के लिए तो ये आया ही है। तो भाई उन्हीं लोगों को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही तो ड्राइव कर रहा है हमारा MSME। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल, अगर मैं जीडीपी की बात करें तो बहुत ज़्यादा करता है, और साथ में इनोवेशन प्रमोट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है हमारे प्रोडक्टिविटी को, एक इन ऑन्टरप्रेन्योरशिप दे रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कोई भी इंडिविजुअल को कि भाई अपना तुम खुद से स्टार्ट कर लो कोई भी चीज़। ठीक है, अपना कुछ बिजनेस कर लो। तो बिल्कुल तीनों का तीनों बात सही है, तो डी इज द राइट आंसर मारो। एज पर द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। ठीक है, यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन किसका? IIP का जो है, उसमें मैक्सिमम वेट किसको गया? मतलब यूज बेस्ड क्या है कि डायरेक्टली तुम ऐसा क्लासिफिकेशन कि डायरेक्टली तुम आप उसको यूज कर सकते हो वैसा क्लासिफिकेशन, तो उसमें किसको रखा गया है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ना प्राइमरी गुड को वेटेज सबसे ज़्यादा मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज मिला। अगर हम 2011-12 का डाटा की तरफ से देखें, उसी वक्त का डाटा अभी अवेलेबल है, तो उस वक्त जो है ना आइटम ग्रुप इसमें 15 है। ठीक है, 15 आइटम ग्रुप है और इसमें 36 नहीं 34.5% वेटेज दिया गया है। ठीक है, ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Private investment in research have severely lagged public investment in the India। मतलब कह रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च में वो ज़्यादा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, बात सही है, लैग कर रहा है। Because university play a relatively small role in a research activity of the country। देखो यूनिवर्सिटी प्ले तो कर रहा है, ठीक है, ये रिलेटिवली स्मॉल रोल रिसर्च एक्टिविटीज़ में, ये बात अलग है। ठीक है, लेकिन ये करेक्टली क्या पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये नहीं है। ठीक है, लिमिटेड रोल हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में कह लो, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में कह लो, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के कह लो। ठीक है, ये सब में लिमिटेड रोल है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़ क्या? तो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हम लोग जो है प्राइवेट एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम कह लो कि ठीक है, अपने अपने जगह इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पहले स्टेटमेंट को। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिटकॉइन? बिटकॉइन इज करेक्ट। बिटकॉइन क्या है सर? एक डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, क्योंकि ये किससे चलता है, ऑपरेट करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क पे चलता है, हम सब जानते हैं। जनरेटेड थ्रू द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम। बिल्कुल माइनिंग वाइनिंग करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है जिसको स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर और हार्डवेयर के थ्रू उसको बनाया जाता है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं माइनिंग कहते हैं, है कि नहीं? तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इट इन अ लीगल टेंडर। नहीं सर, एज अ लीगल टेंडर नहीं किया है इसको रिजर्व रिकॉग्नाइज RBI। तो तीसरा तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो बीमार हो। कैपिटल डीपनिंग रेफर्स टू, कैपिटल डीपनिंग का कहने का मतलब क्या होता है ये बताओ? कैपिटल डीपनिंग कहने का मतलब होता है कि भाई एक तरीके का जो नाम फिक्स्ड कैपिटल जो हमारा है, फिक्स्ड कैपिटल जो है
पर वर्कर उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसे ही कह रहा है कैपिटल डीपनिंग फॉर वर्टिकली हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीनरीज में, इक्विपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, गोइंग मोर फॉर द फिक्स्ड कैपिटल वर्कर्स, ठीक है, इस चीज़ को कह रहे हैं। एम्फेसिस ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल नहीं, क्या कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो कोई नहीं चाहेगा भाई। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो चलो ये कह सकते हैं, लेकिन डीपनिंग के लिए नहीं है ये चीज़ है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है, ये बताओ। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस, ये सब सर्विस का है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है सर ये नहीं है। अभी पीछे भी हम लोग देखे थे, कंस्ट्रक्शन जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट करते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से ये चीज़ ज़्यादा लिंक करता है, ठीक है। Which one of the following is not correct in the context of the industrial cluster डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्या होता है पहले ये देख लो भाई, कोई भी जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, मतलब कोई जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ही किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन है, किस चीज़ का, तो इंटरकनेक्टेड कंपनी, सप्लायर, एसोसिएट इंस्टीट्यूशन, कंपनीज भी यही है, सप्लायर भी यही है, मैन्युफैक्चर भी यही है, सब कुछ उससे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन भी यही है, तो उसे ही कह रहे हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ठीक है। आप कह रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ सही नहीं है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखो कि वो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब ये पढ़ो, इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एमएसएमई पार्टिसिपेशन इन देयर इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड द एफिशिएंसी। बाय इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमएसएमई के पार्टिसिपेशन में, ठीक है। एमएसएमई आएगा, छोटे छोटे लेबर आएंगे, एसोसिएटेड आएंगे, कुछ जो काम कर रहे हैं और उनको जा करके, जैसे कि होता है ना कि कोई इंडस्ट्रीज है उसके लिए उस काम करके कुछ चीज़ प्रोवाइड कर देना है उसको, ठीक है, सपोर्टिंग हैंड की तरीके से, ठीक है, तो वो तो प्ले करेगा। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आर विजिबल्स इन द ट्रेडिशनल्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मॉडर्न एसएमईज, बिल्कुल सब में दिख रहा है इंडस्ट्रियल क्लस्टर, वो दिखेगा ही भाई। क्लस्टर्स मतलब क्या होगा, गुच्छा होता है ना, तो गुच्छा मतलब क्या, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, सब कुछ का इंडस्ट्री के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब एक ही जगह है, तो भाई ये विजिबल दिखेगा, ट्रेडिशनल हैंडलूम में भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा, आगे भी फ्यूचर में भी दिखेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्रोग्राम इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय द वेरियस मिनिस्टर्स, कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ये अवेलेबल है, कनेक्टेड इंस्टीट्यूशन से, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन से, तो हो सकता है सर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर लीड टू द प्रमोशन ऑफ द मोनोपोली इन द मार्केट, भाई इतने सारे स्टेक होल्डर यहाँ पर ही हैं, तो फिर मोनोपोली कैसे आ सकता है। मोनोपोली मतलब एक इंसान का होना चाहिए, और क्लस्टर तो बहुत सारे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस का है ना, तो भाई मोनोपोली तो नहीं हो सकता। नॉट करेक्ट पूछा था, यही मारो, और कोई चांस ही नहीं है कि दूसरा हो, ठीक है। 83। देखो सर, एक इंडस्ट्री है, इधर लोकेशन है, अब लोकेशन के लिए कुछ नहीं है, किसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। रेलवे इक्विपमेंट, ठीक है, रेलवे इक्विपमेंट, अब रेलवे इक्विपमेंट के लिए क्या, कहाँ मारोगे, ठीक है, ये भिलाई तरफ जाता है, ठीक है। ए का 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दो जगह। फिर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल बी का हमको देखने के लिए मिलेगा जबलपुर, ठीक है, यहाँ देखो। और शिप बिल्डिंग, ऐसे देखो ना, शिप बिल्डिंग कहाँ दे करके जाओगे, कोचीन में ज़्यादातर क्या है, ये कोस्टल साइड वाला है तो कोचीन दो ना भाई। शिप बिल्डिंग का C का 1, ऐसे भी मार दे सकते हो। बाईसाइकिल जो है लुधियाना में जाएगा, D, ठीक है। और कोई इसमें नहीं याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपग्रेडेड द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन फ्रॉम NIC 1987 टू NIC। जो कह रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन को है जो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेड कर रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो जो 1987 का जो था नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, उसको कहाँ की है, 2018 में की है, तो बिल्कुल ये थोड़ा सा चेंज की है, अपग्रेड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है, स्ट्रक्चर हो या कोई भी चीज़ हो, समय के साथ चेंज करना ही चाहिए, तो ओवर टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चेंज करी है, ये बात भी सही है। NIC एसेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपिंग एंड द मेंटेनिंग कंपेरेबल डाटाबेस अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, एक एसेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपिंग एंड द मेंटेनिंग कंपेरेबल डाटाबेस, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डाटा बेस रखता है, ठीक है, रखता है, हाँ रखता है। ये प्रोवाइड करता है एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसके वजह से ही एक फ्रेमवर्क देता है और उसके वजह से ही उसको सहायता से क्लासीफाई करता है इंडस्ट्रीज़ को, या कैटेगराइज करता है, ताकि जिसमें अच्छे से वो अपना काम कर सके, ठीक है।
वो चाहे तो कलेक्शन के मामले में हो, एनालिसिस के मामले में हो, या फिर डाटा का इंटरप्रिटेशन करके कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड और काम करना है, इन सब सारी चीज़ों पर बात करेगा। तो बात करेगा, बिल्कुल सही है सर। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है दोनों का दोनों सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो नॉमिनल कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या समझते हो, ये डायरेक्टली पूछ दिया। तो जो नॉमिनल कैपिटल होता है ना, तो मतलब इसको कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल का जो कंपनी अलाउ करती है, ठीक है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि कुछ लोग जो हैं उस कंपनी से जो जुड़े हैं, उस एसोसिएशन से मिल करके कुछ जो शेयर अलाउ करती है, ठीक है, शेयर अलाउ करती है, उसी चीज़ को, मतलब ये क्या करता है, टोटल वैल्यू, जो शेयर का जो टोटल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, कि शेयर होल्डर्स जो हैं कितने कितने शेयर्स लेंगे, इस चीज़ को बात कर रहा है। तो नॉमिनल कैपिटल उसी चीज़ को कह रहा है। ठीक है, तो सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ शेयर ऑफ कैपिटल, हाँ बिल्कुल, किसी भी कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल अमाउंट होगा उसी चीज़ पे ये बात कर रहा है। कैसे हो गया? ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल इज हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, नहीं सर। सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, बस शेयर कैपिटल जो है भाई, यही बात कि शेयर कैपिटल कंपनी का जो अलाउ कर रही है एक एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, उसी चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इन इंडिया मर्जर एक्विजिशन ऑफ द फर्म आर रेगुलेटेड, कोई भी जो है फर्म है, कोई भी कंपनीज है, ठीक है, उसका अगर मैन्युफैक्चर, उसका जो अगर मर्जर हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? तो उसके रेगुलेशन के लिए हमारे पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, भारत सरकार के जरिए स्टैब्लिश किया गया है। कैसे? तो कंपटीशन एक्ट अंडर 2002 के अंदर इसको किया गया है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके के लिए? कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, और साथ में एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिस को रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए तो CCI के पास पावर है भाई कि वो रिव्यू कर सकता है, अप्रूव कर सकता है मर्जर को। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके के फर्म्स का। ठीक है, अगर उससे एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, किस पे? कंपटीशन पे, इंडिया पे। ठीक है नहीं? ओके। 87, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरप्राइज इनटू द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। भाई, किसी भी इंटरप्राइज का हम कब कहेंगे कि वो पब्लिक है, कब कहेंगे प्राइवेट है? ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय कि उसमें कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है इसके बेसिस पे, या फिर कि नंबर ऑफ एसेट्स, ओ सॉरी, ओनरशिप ऑफ एसेट, हाँ, कि ये जो चीज़ है, वो एसेट जो है, ये संपत्ति है, वो किसका है? किसी आम आदमी का, प्राइवेट आदमी का है, या भारत सरकार का है? तो भैया यही डिसाइड करेगा, ओनरशिप के आधार पे हम डिसाइड करेंगे ना कि इंटरप्राइज जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट सेक्टर बेस्ड है कि नहीं? 88 जो है पूरी तरीके से क्वेश्चन रिपीट है, पूछ रहा है कि कौन सा एक्टिविटी को एग्रीकल्चर को किस एक्टिविटी में रखते हैं, सर्विस को किस एक्टिविटी में रखते हैं। तो ये सब कुछ बताएगा भाई कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी में रखते हैं, है कि नहीं, और टर्सरी में हम सर्विस सेक्टर्स को रखते हैं, है कि नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एज पर द पॉलिसी इनिशिएटिव, इनमें से कौन सा जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है? ठीक है, तो ये जो कोलकाता और गुवाहाटी है ना, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स नहीं है। हम लोगों के पास 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें से नाम सुनो। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, एक। दूसरा, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरा, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ठीक है, अरे यार, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ठीक है, उसके बाद अमृतसर और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक और है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ECC। लेकिन ये देखो, चेन्नई बेंगलोर का नाम लिया, दिल्ली मुंबई का नाम लिया, अमृतसर का लिया, कोलकाता गुवाहाटी का लिया क्या? नहीं, तो कोलकाता गुवाहाटी ये अपने बस नहीं है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, ये बताओ। देखो, जो ऑब्जेक्टिव है ना, KVIC का, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का, वो प्राइमरी अगर ऑब्जेक्टिव हम बात करें तो ये है कि भाई जो जो है कि एक्टिव रूरल कम्युनिटीज को बिल्डअप करे। ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो भाई कि प्रोवाइड करना है क्या? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो भाई एक बात करना है कि सेल एबल प्रोडक्ट हम लोगों को लेकर के आना है कि लोग खरीद सके, इसके लिए। ठीक है, उतना तक। उसके बाद अगर हम
इकोनॉमी हो गया। अगर वाइडर ऑब्जेक्टिव की बात करें, बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, तो हाँ भाई कि हम लोगों को सेल्फ रिलायंस बनना है। कैसे, कहाँ पर ही, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें, ठीक है। अब पढ़ो, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, बिल्कुल रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है ये। टू प्रोड्यूस द सेलेबल आर्टिकल, हाँ, टू create the self reliance amongst the peoples and building up a strong rural communities spirit, बिल्कुल। तो प्रोड्यूस भी करना है सेलेबल आर्टिकल्स को, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है रूरल एरिया में, और एक स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी के स्पिरिट्स को भी डेवलप करना है, ठीक है, और सेल्फ रिलायंस भी बनना है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सर सही है। तो मतलब कौन होगा, ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। द परफॉर्म अचीव ट्रेड, जिसे हम पैट कह रहे हैं, इसकी मेन इंडिया इज रिलेटेड टू परफॉर्म अचीव, ठीक है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक है। अब देखो ना, ऐसे ही नाम में ही पढ़ो तो कैसे होगा, परफॉर्म करो मतलब बेटर परफॉर्म करो, अचीव करो अपना टारगेट, और फिर ट्रेड करो। तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है, ये बताओ, दिमाग लगाओ। एजुकेशन से, एजुकेशन में बोलेगा कि अच्छा परफॉर्म करो, टारगेट अचीव करो, ग्लोबल वार्मिंग में, भारत निर्माण में, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी में। तो ये सब में थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, एजुकेशन में तो नहीं होगा, इन सब में हो सकता है। तो भाई ये जो पैट है ना, वो रिलेशन रखता है एनर्जी से, कि भाई तुम परफ़ॉर्म करो, बेटर से बेटर परफ़ॉर्म करो, तुम कोई भी एनर्जी सेक्टर्स में हो, या कोई भी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हो, उसमें बेटर से बेटर परफ़ॉर्म करो, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी को कम करो, जो जो कंजम्पशन है, आवाज़ था यार, ठीक है, सॉरी उसके लिए। जो कंजम्पशन है, तुम कुछ भी इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज में हो, तो जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम करो, ठीक है, और बेटर करने की कोशिश करो, ताकि जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, है कि नहीं। तो इसीलिए एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है ये स्कीम, कि बेटर से बेटर परफॉर्म करो, ठीक है, एनर्जी को सेव करने की कोशिश करो, उसके बाद ट्रेड करो सर, तभी तो बेटर हो सकता है। जितना से जितना अच्छा करोगे, जितना जितना एनर्जी सेव करने की कोशिश करोगे, वही चीज़ होगा, ठीक ही नहीं। ओके, ओके सर, मतलब कंप्लीट हुआ ये हमारा इकोनॉमिकल, कहते हैं कि लास्ट सेक्टर नहीं, अभी 2 सेक्टर बचे हुए हैं। 246 क्वेश्चन तो देखा था, है कि नहीं, 246 क्वेश्चंस और 120 क्वेश्चन, मतलब 246 एंड 126 63, मतलब 366 क्वेश्चन अभी भी अपने पास है। 60 क्वेश्चन हैं, 2 4 6 दिन और लगेंगे हम लोगों को, उसके बाद इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देख रहे होगा कि यहाँ हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है, हम अभी पूरे तरीके से कम्प्लीटली नहीं बात करेंगे, ठीक है, कि पूरी तरीके से स्पेसिफिक सीएससी का, ठीक है, पिछले 10 साल का, ठीक है, पिछले 10 साल का चला जाएगा, तो 25 से लेकर के 15, तो 2025 से लेकर के 2015 तक, ये जो है, यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली ऑफिशियल यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ हम पुट करेंगे, और यहाँ पुट करने के बाद डायरेक्टली ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली, जैसे कि हम लोग को एग्जाम सेंटर में बैठे हैं उस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो मिक्सअप होता है। जैसे अभी यहाँ हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं, तो दिमाग लगा करके भी ठीक है मार देते हैं कि हाँ चलो पॉलिटिकल लाइन में ही सोचते हैं, इकोनॉमिक लाइन में ही सोचते हैं, तो उस तरीके से चला जाता है। लेकिन नहीं, वहाँ पर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ठीक है, सब मिला होगा, जिस तरीके से यूपीएससी देती है क्वेश्चन उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, साइंस का है, करंट अफेयर बेस्ड है, इकोनॉमिक के मतलब कि एक बुक से में बेस्ड है, एनसीईआरटी से है, कहाँ से है, ये तरीके से, मतलब जो है 360 डिग्री एनालिसिस के साथ हम लोग आने वाले हैं उसमें। और ये अगर 10 साल का है, तो मतलब 10 साल का है, तो भाई उसमें डेली वीडियो नहीं आएगा भाई, इसमें 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम लोगों को करने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन होता है एक साथ में, तो ठीक है, एक दिन 2 दिन गैप के बाद 100 क्वेश्चन एक साथ में आएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर नहीं 50-50 तो नहीं करेंगे, एक दिन का एक पेपर, 2015 का है तो 2015 एक ही वीडियो में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, वो देख लेंगे कैसे। लेकिन ये एक हम दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है, और वो काम जनवरी जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जो हम लोग कह रहे थे कि लास्ट पेपर हम लोगों को सॉल्व करना है, जब हमारा सारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 18 जनवरी को हम लोगों का पूरा 35 साल का कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पर ही हम लोग 18-19 को कंप्लीट करेंगे, तो वो चीज़ अब पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, कहाँ पर ये अभी हम लोग अक्टूबर चल रहे हैं,
अक्टूबर 15, नवंबर मिड तक हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारा काम है यार अभी, बहुत बहुत काम बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। बताओ कैसा लगेगा, क्या होगा, वो सही नहीं होगा, कैसे होगा? ठीक है, अपना इनपुट दे सकते हो भाई, यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ओके।